नमस्ते एवरीवन, आई एम श्राव्या एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरेका लैब। और इस वाले लेक्चर में मैं आपको बिहार के बारे में बताऊंगी कि बिहार का पास्ट कैसा रहा, प्राचीन काल में बिहार कैसा था, मध्यकालीन में कैसा था और अभी कैसा है। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको बिहार के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी जो आपको हो सकता है पहले से नहीं पता हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिहार से ही। जो बिहार है वो एक्चुअली में पहले शुरुआत में विहार होता था, वह जिसमें पेट नहीं कटा हुआ है। तो विहार का मतलब हुआ करता था जहाँ पे बहुत भिक्षु क्या करते थे, ठहरते थे, रुकते थे। क्यों क्या करते थे रुककर? तो वो क्या करते थे, अपना योजना बनाते थे। योजना मतलब कि बौद्ध धर्म में क्या करते थे, वो लोग प्रचार प्रसार करने के लिए निकलते थे। तो जहाँ पे उनको ठहरना होता था तो उस स्थान को क्या कहते थे, विहार कहते थे, विहार। उसके बाद क्या हुआ कि मध्यकालीन भारत में हम आ जाते हैं। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के टाइम में वहां के एक शासक जिनका नाम था मिन्हाज सिराज। तो मिन्हाज सिराज के पुस्तक में उनका पुस्तक का जो नाम है वो है तबाकित नासरी। तबाकित नासरी में उन्होंने पहली बार बिहार शब्द का प्रयोग किया था। बिहार जो आज लिखते हैं बिहार जिसमें पेट कटा हुआ है, तो बिहार वहीं से उत्पन्न हुआ है, वहीं से शुरू हुआ है। पहले बिहार था, बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध भिक्षुक विहार करते थे, घूमते थे, ठहरते थे, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, विहार। उसके बाद बिहार आया जो कि मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के टाइम में आया। और ये जो विहार है वह वाला जो बौद्ध भिक्षुक रुका करते थे, तो ये कहाँ से पता चलता है कि विहार जैसा कोई शब्द है? तो ये बौद्ध धर्म में उनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है सप्तपथ ब्राह्मण। उनके ग्रंथ का नाम है सप्तपथ ब्राह्मण, उसी में लिखा हुआ है विहार। तो होप आपको आइडिया लग गया होगा विहार का और बिहार का। अब हम चलते हैं बिल्कुल शुरुआत में। शुरुआत मतलब कि 600 बीसी। 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से 600 साल पहले। तो 600 साल पहले हमारे भारत पे 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद। महाजनपद क्या होता है? तो महाजनपद, महा से महान वर्ड होता है, महा मतलब ज्यादा, भारी। जन का मतलब लोग होता है, पद मतलब जहां पे लोग रहते हैं, ठहरते हैं। तो महाजनपद कहने का मतलब जहां लोगों का संग्रह होता है, जहां लोग रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उनका राजपाट, उनका शासनकाल चलता है। तो 16 महाजनपद में से जो तीन महत्वपूर्ण महाजनपद थे वो कहाँ थे? वो अपने बिहार में थे। और नाम क्या था? तो पहला था मगध, वज्जी और अंग। और मगध को आप इस तरीके से देख सकते हैं, मगध जो है आज का क्या है, पटना हो गया, गया हो गया, ठीक है। और अंग, तो अंग हो गया अभी मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया। और वज्जी, तो वज्जी हो गया आपका वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मैथिली हो गया। वही मैथिली जहाँ से मैथिली ठाकुर बिलोंग करती हैं, जो कि हमारे भारत की बहुत ही, आप कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन में से वो आती हैं। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, वो हमारी कला से भरी हुई एक युवा है जो क्या गाती है, मैथिली सॉन्ग गाती है, या बिहार के कल्चर को, संस्कृति को प्रमोट करती है। भजन गाती है, कीर्तन गाती है, हिंदी सॉन्ग भी गाती है। उनका भजन बहुत ही प्यारा होता है। और उन्हें अभी ही इसी साल क्या मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है। अब बिस्मिल्लाह खां कहाँ से थे? तो वो भी हमारे बिहार के थे। और वो क्या करते थे, सहनाई वादक थे। तो आप देख रहे हैं कैसे लिंक होते जा रहा है और कितने महत्वपूर्ण लोग हमारे बिहार से थे और बिहार को कितना गौरवान्वित करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है। तो ये आ गया वज्जी, अंग और मगध, ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, महाजनपद के बारे में। अब ये है कि महाजनपद जो है, तो ये आप पूछेंगे कि महाजनपद ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ प्रूफ का है, प्रूफ क्या है, प्रमाण का है? तो महाजनपद जो है ये है ना अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्मों का एक क्या है, स्क्रिप्चर है, उनका एक साहित्य है। उसी में लिखा हुआ है 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है, जिसमें से 3 जो महत्वपूर्ण थे वो थे हमारे बिहार के अंदर। और उसमें से जो मगध था वो बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य, उनका राजपाट बहुत हिस्सों में फैला हुआ था। तो क्या करते थे, मगध में क्या कर सकते हैं, एकत्रित था, हमारा भारत जो है पूरा एकत्रित था वहीं पे। वहीं से आप कह सकते हैं शासन और जितने भी होते किसी भी टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह क्या होता था, काम में लिया जाता था।
उसके बाद कि अगर ये जैसे कि 16 महाजनपद हो गया, उसमें मगध हो गया, तो मगध पे सबसे पहले रूल मतलब किस शासन काल या किस राजा का वंशज था, कौन से राजा सबसे पहली बार वहां पे शासन करने के लिए आए। तो महाभारत और पुराण के अनुसार जो सबसे पहले जो शासक थे वो थे बृहदत्त। बृहदत्त शासक थे, ये महाभारत और पुराण के अनुसार है बृहदत्त। और बृहदत्त के बेटा थे शिशुपाल। तो वही शिशुपाल जो क्या करते हैं, भीम जिनका क्या करते हैं, वध करते हैं। कहाँ वध करते हैं, मल्ल युद्ध में वध जो करते हैं भीम करते हैं शिशुपाल का। तो वहां से आप देख रहे हैं कनेक्शन कैसे बैठ रहा है, हमारा महाभारत से लिंक है। ठीक है, तो बृहदत्त क्या थे, बृहदत्त डायनेस्टी के थे, वहां के वंशज थे। उनके बेटा का नाम था शिशुपाल, और शिशुपाल का हत्या हत्या कौन करता है, तो भीम करते हैं। और भीम किसके कहने पे करते हैं, तो हमारे कृष्ण के कहने पे उनकी हत्या करते हैं। ये तो महाभारत और पुराण के अनुसार था। लेकिन बौद्ध धर्म के अनुसार जो सबसे पहले मगध पे शासक करने वाला जो शासक था, जो रूलर था, वो था हर्यक डायनेस्टी। ठीक है, और हर्यक डायनेस्टी के समय में मगध का जो कैपिटल होता था वो क्या होता था, राजगिरी। ठीक है, कैपिटल जो हुआ करता था हर्यक डायनेस्टी के टाइम में वो था राजगिरी। उसके बाद कौन कौन आए, हर्यक डायनेस्टी के बाद किनका शासन चला, किनका चला, तो वो मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ कि हर्यक का चला, हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, सुंग डायनेस्टी, कन डायनेस्टी और सतवाहना। ये एक सीरीज में है जो क्या है, मगध पे रूल किया। हमारे जो इम्पोर्टेंट महाजनपद में से एक इम्पोर्टेंट जो था मगध, उस पे क्या किए, ये सब शासक आते गए और रूल करते गए। तो हर्यक डायनेस्टी के जो रूलर थे, जो सबसे पहले जो उस पे शासन किए थे, वो थे बिंबिसार। और बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, और अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन। और उदयन ने ही एक सिटी बनाया था, सिटी मतलब शहर निर्माण किया था, और उसका नाम रखा था पाटलिपुत्र, जिसको कुसुमपुर भी कहते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाटलिपुत्र या कुसुमपुर कहाँ से आया है और किसने बनवाया है। तो ये हो गया हर्यक डायनेस्टी और उनके पुत्रों का नाम। उसके बाद आता है शिशुनाग, तो शिशुनाग को रहने देते हैं। नंद डायनेस्टी, तो अगर आपने दूरदर्शन पे चंद्रगुप्त मौर्य देखा होगा तो उसमें क्या है, नंद में महापद्मानंद उस डायनेस्टी के क्या थे, रूलर थे। सबसे पहले शासक महापद्मनंद थे। उनके बेटे का नाम था धनानंद, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था, जिनके राज दरबार में गए थे हमारे तक्षशिला के बहुत ही महान गुरु कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं, स्कॉलर कह सकते हैं, जिनका नाम था चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहते हैं। तो तक्षशिला में रहने वाले गुरु कौटिल्य गए थे धनानंद के पास। धनानंद के पास क्यों गए थे, धनानंद के पास गए थे अखंड भारत को जोड़ने के लिए, अखंड भारत निर्माण करने के लिए उनसे विचार विमर्श करने गए थे। लेकिन हुआ क्या था, धनानंद ने उनकी शिखा पकड़ के उनको अपने महल से बाहर फेंक देते हैं। और उसी टाइम वो प्रण लेते हैं कि आप इसके शासनकाल को, धनानंद के शासनकाल को मैं खत्म करके ही क्या होगा, सांस लूंगा। तो उन्होंने ही बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। जो अगला शासक होता है वो होता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में तो बहुत सारी कहानियां हैं, वो बहुत ही महान शासक में से रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, फिर शिशुनाग कर्ण और सतवाहना। तो ये हो गया मगध पे रूल करने वाले हमारे बहुत महान राजा। उसके बाद आता है गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड में क्या होता है, जो गुप्ता पीरियड शुरू होता है वो होता है श्रीगुप्त से। ठीक है, श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त के बाद आते हैं उनके बेटे घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त के बाद वन के बाद आते हैं समुद्रगुप्त के बाद आते हैं रामगुप्त, उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बता दूं, उनके ही राज दरबार में, उनके महल में नवरत्न रहा करते थे। नवरत्न मतलब आप कह सकते हैं कि नवरत्न मतलब जो प्रीसियस स्टोन जैसे होते हैं नवरत्न, वैसे ही। तो उनके महल में नवरत्न रहा करते थे, जिसमें से कालिदास थे एक, और कौन थे, कालिदास, जिनके आप बहुत सारी रचनाएं जानते हैं। उसके बाद आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था, जीरो का आविष्कार किया था। फिर ब्रह्मामेश और अनमोल सिंह। तो ये इंपॉर्टेंट लोग जो उनके राज दरबार में रहा करते थे, नवरत्न इन्हें कहा करते हैं। उसके बाद कौन है, उसके बाद है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी में पूरे विश्व से क्या होते थे, स्टूडेंट
आते थे पढ़ाई करने, बहुत सारे टीचर्स भी आते थे वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सीखने के लिए, जिसमें से इम्पॉर्टेंट नाम है हेंग सेंग। हेंग सेंग कौन है? वो चाइना के रहने वाले थे और वो क्या थे? एक ट्रेवलर थे, मतलब कि वो विश्व में घूमा करते थे, वहाँ जाके वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में जाना करते थे। तो चाइना के रहने वाले हेंग सेंग इस नालंदा यूनिवर्सिटी में आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं और वहाँ पे शिक्षक भी बनते हैं आगे जाके। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद है कुमारगुप्त के बाद है पाल डायनेस्टी आता है। तो पाल डायनेस्टी में जो है गोपाल रहते हैं फाउंडर। पाल डायनेस्टी में गोपाल होते हैं, उसके शासक जो पहले होते हैं वो होते हैं गोपाल। और गोपाल ने क्या किया था? मुंगेर को कैपिटल बनाया था। तो ये चीज आप याद रखेंगे। ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी बनाया था। ओदंतपुरी में जो यूनिवर्सिटी है ओदंतपुरी, उन्होंने ही बनवाया था गोपाल ने, जो कि पाल डायनेस्टी के रूलर थे, पहले रूलर थे। इन्होंने बुद्धिज्म का, बौद्ध धर्म का बहुत ही प्रचार प्रसार करवाया था। उसके बाद आते हैं धर्मपाल। तो धर्मपाल क्या करते हैं? वो बनाते हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ है? भागलपुर में। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हमारे बिहार में हुआ करते थे और कितने लोग, मतलब कितने स्टूडेंट बाहर से पढ़ने हमारे बिहार में आया करते थे। अब आ जाते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों का भी उत्पत्ति जो है बिहार में ही हुआ था। तो बौद्ध धर्म के बारे में बता दूं कि बौद्ध धर्म के जो शासक थे, जिनके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका नाम है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कह ले या गौतम बुद्ध कह ले, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में, जिसको कपिल वस्तु भी कहते हैं। बट वो जब 29 साल के थे तो क्या हुआ कि वो वैशाली आ गए। वैशाली जो हमारे बिहार में है, वैशाली आने के बाद अलाम कलाम उनके क्या हुए? अलाम कलाम से वो मिलते हैं। मिलने के बाद क्या होते हैं? वो उनके गुरु बनते हैं, उनसे ही वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। और कौन सी शिक्षा? तो सांख्य दर्शन एक शिक्षा का ये होता है, क्षेत्र होता है। तो सांख्य दर्शन के बारे में उनसे क्या करते हैं? शिक्षा ग्रहण करते हैं। 29 साल में वो क्या करते हैं? घर छोड़कर आते हैं। और क्यों आते हैं घर छोड़ के? क्योंकि उनको जिंदगी के बारे में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति चाहिए थी। उसके लिए वो क्या करते हैं? घर को त्याग देते हैं और त्यागने के बाद वो आते हैं, वैशाली में आते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? सांख्य दर्शन की शिक्षा उनको अलाम कलाम ने दिया था। 6 साल तक वो मेडिटेशन करते हैं। 6 साल तक वैशाली में रह के मेडिटेशन, मतलब योग मुद्रा में रहते हैं और मेडिटेशन करते हैं। 6 साल के बाद भी कुछ नहीं होता तो फिर वो जाते हैं बोध गया, ठीक है। बोध गया जाते हैं। तो बोध गया जाने के 8वें दिन उनको क्या मिलती है? ज्ञान की प्राप्ति मिलती है। तो बोध गया में जब वो जाते हैं तो वहां जाने के बाद एक महिला उनको खीर खिलाती है। खीर खिलाने के बाद फिर से वो मेडिटेशन में बैठते हैं और 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और बोध गया में कहा? तो फाल्गुनी रिवर या फिर निरंजना रिवर के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और 8वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे। जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म में जो सबसे इम्पोर्टेंट धर्म गुरु है उनके बारे में आप जानते होंगे, जो कि है महावीर जैन। और इसमें 24 तीर्थंकर रहे हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म गुरु कहते हैं ना, बहुत जाने माने धर्म गुरु, जो उस धर्म को बहुत आगे लेके जाते हैं प्रचार प्रसार में। तो वैसे ही जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। जो पहले तीर्थंकर रहे हैं उनका नाम है ऋषभ देव, और जो 24वें रहे हैं उनका नाम है महावीर जैन, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। और ये 30 साल की उम्र में घर को छोड़ते हैं। क्यों? ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और उसके बाद क्या करते हैं? मेडिटेशन में लग जाते हैं। मेडिटेशन करते हैं 12 साल के लिए। 12 साल मेडिटेट करने के बाद 42 ईयर्स की एज में, 42 साल में उनको मिलती है ज्ञान की प्राप्ति। तो आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब कहाँ उत्पन्न हुआ है? ये सब हमारे बिहार में ही उत्पन्न हुआ है। फिर आ जाते हैं मेडिएवल टाइम, मतलब मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में बता दिया मैंने, मिन्हाज सिराज की किताब में लिखा हुआ है बिहार के बारे में। और क्या, मॉडर्न में जब आएंगे, मॉडर्न इतिहास में, तो वहां पे है ना बिहार टाइम्स क्या था? एक मैगजीन था। उस मैगजीन
में बिहार के बारे में मेंशन किया गया था कि बिहार को क्या होना चाहिए, एक अलग प्रांत घोषित कर देना चाहिए, एक अलग राज्य बना देना चाहिए, जो कि 1893 में ये मैगजीन आया था, बिहार टाइम्स। उसके बाद 1906 में क्या हुआ था कि राजेंद्र प्रसाद और महेश नारायण ये दोनों मिलके पटना जाते हैं और वहाँ पे स्टूडेंट संघ, विद्यार्थी संघ जो था, उनसे क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि बिहार को कैसे बंगाल से अलग किया जाए। बंगाल खुद में एक स्वतंत्र राज्य बनना चाहता था। इसके बारे में शुरू से ही, बहुत प्राचीन काल से लोग चाहते थे कि बिहार अलग हो जाए बंगाल से। तब क्या था कि बंगाल में इस टाइम में, जैसे कि आप 80s का ले ले पूरा टाइम, 1800 का या फिर 1890 या फिर 90s का ले ले, तो क्या था कि 80s का ले ले सॉरी, तब क्या था कि बंगाल में बिहार था, असम था, उड़ीसा था, झारखंड था और आपका बांग्लादेश था। तो बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था, उसके अंदर ही बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश क्या थे, सम्मिलित थे। तो बिहार हमेशा से क्या था, अलग होना चाहता था, स्वतंत्र होना चाहता था। तो 1906 में वही राजेंद्र प्रसाद और महेश नारायण जी पटना में जाते हैं और स्टूडेंट से, विद्यार्थी संघ से डिस्कशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं कि कैसे बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। और क्या होता है कि 1912, 1912 और 22 मार्च के दिन बिहार क्या होता है, बंगाल से अलग हो जाता है। बट बिहार जब बंगाल से अलग होता है 22 मार्च 1912 को, तो उस बिहार में कौन और रहता है, उस बिहार में उड़ीसा भी रहता है, झारखंड भी रहता है। तो क्या है, फिर बिहार को अलग कर दिया जाता है उड़ीसा से, मतलब उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। और ये कब होता है, तो 1936 में, 1936 में बिहार से अलग हो जाता है उड़ीसा। लेकिन अभी भी बिहार में कौन है, झारखंड है। तो बिहार में झारखंड है। तो बिहार से झारखंड कब अलग होता है, तो 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या होता है, झारखंड अलग हो जाता है। और बिहार के बारे में कुछ पॉलिटिक्स में जान लेते हैं। तो बिहार में लोकसभा की सीटें, जो सेंटर में लोकसभा है वहां पे बिहार की सीटें लोकसभा में कितनी है, तो 40 है। राज्यसभा में कितनी है, तो 16 है। एमएलए, विधान परिषद कितने हैं, कितने विधान परिषद में मेंबर है अभी, तो 243 है आउट ऑफ 250। और एमएलसी कितने हैं, एमएलसी मेंबर ऑफ काउंसिल कितने हैं, तो वो है 75। और बिहार का एरिया, क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर पूरा बिहार का क्या है, क्षेत्रफल है। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 38 डिस्ट्रिक्ट है। ऑफिशियल एनिमल कौन है, तो गौर है। ऑफिशियल एनिमल क्या है, गौर है। और यहाँ पे बहुत महान पुरुष रह चुके हैं और आए दिन आते रहते हैं, बनते रहते हैं, क्योंकि हमारा बिहार ही इतना स्वर्णिम काल रहा है और ये आज तक एग्जिस्ट में है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि कई हजारों साल तक बिहार में बहुत ही अच्छे अच्छे लोग आएंगे और बिहार को गौरवान्वित करेंगे। जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन है, मैं उनके बारे में बता देती हूँ। तो है बाबू कुंवर सिंह, ये क्या थे, जगदीशपुर के रहने वाले थे। और जगदीशपुर कहाँ है, तो ये आरा में है। वहाँ के क्या थे, जमींदार थे। आप 1857 का रिवॉल्ट अगर थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, तो 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये 80 साल के थे और अंग्रेजों से एकदम डटकर सामना किए थे, उनको कह सकते हैं पूरा लोहा दिए थे। तो आप देख सकते हैं एएन सिंह, जो अनुराग नारायण सिंह, इनके बारे में भी आप जानते होंगे। राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। जेपी नारायण, इनके बारे में तो क्या ही बोले, ये तो इतने महान रहे हैं, इनके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि जो पटना का एयरपोर्ट है वो क्या है, जेपी नारायण इन्हीं के नाम पे है। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह, जो कि हमारे पहले बिहार के क्या रहे हैं, आप कह सकते हैं तब के टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करता था। तो बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर श्री कृष्ण सिंह थे। चाहे वो जगजीवन राम हो या फिर सुब्रतो रॉय, जो कि क्या है, सहारा इंडिया के चेयर पर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर आप फाउंडर कह सकते हैं, वो भी बिहार से ही रहे हैं। प्रकाश झा, जो कि क्या है, एक मूवी डायरेक्टर है, बहुत ही अच्छा मूवी बनाते हैं। प्रकाश झा हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो, जिनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा है। और फिर चाहे रामधारी सिंह दिनकर हो, जिनकी कविताएं सुनकर आप एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। फिर आप सुशांत सिंह राजपूत को देख ले, मैथिली ठाकुर को देख ले, शारदा सिन्हा को देख ले, मनोज वाजपेयी को देख ले, और फिर उसके बाद ईशान किशन को देख ले। फिर आनंद कुमार, जो सुपर 30 के क्या है, डायरेक्टर है, जो क्या होता है, बच्चों को
तैयारी करवाते हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये सब देख सकते हैं कितने फेमस पर्सनालिटी जो हमारे बिहार को हमेशा से गौरवान्वित करते आ रही है और आगे भी करती रहेगी। और अब देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सा है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो बिहार है, जैसे कि बिहार का मैप आपको दिख रहा है। तो बिहार में यहाँ से शुरू करते हैं। बिहार की ये क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ है। तो हो गया उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो उत्तर में क्या है, जो हमारे उत्तर में हिमालय है, हिमालय पर्वत है। और इधर क्या है, उत्तर, फिर हो गया पूरब। पूरब में क्या है आपका, वेस्ट बंगाल है। नीचे क्या है, झारखंड है। और इधर क्या है, उत्तर प्रदेश है। तो इस चीज को क्या करेंगे, आप याद रखेंगे। मैं आपको फटाफट से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बता देती हूँ जो आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे ये चंपारण है, जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण है। फिर सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। और यहाँ से शुरू करेंगे तो रोहतास है, गया है, नवादा है, रोहतास है, रोहतास के बाद यहाँ औरंगाबाद है, गया है, और नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका बक्सर है, यहाँ पे है यहाँ पे कैमूर है, यहाँ पे बक्सर है, यहाँ पे सारण है, यहाँ पे भोजपुर है, यहाँ पे सिवान है, और यहाँ पे क्या है, गोपालगंज है। और जो बिहार है, बिहार को बीचों बीच कौन सी गंगा नदी क्या करती है, डिवाइड करती है बराबर हिस्सों में, जो कि ऊपर का नॉर्थ बिहार कहलाता है और नीचे का साउथ बिहार कहलाता है। और बिहार एक ऐसा रीजन है जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी ना बहुत ज़्यादा सर्दी। और यहाँ पे जितने भी टाइप के क्रॉप हो, चाहे रबी हो, खरीफ हो, ये क्या होते हैं, सालों साल लगते रहते हैं। यहाँ पे अनाज की कमी नहीं होती है। कभी आप ऐसा नहीं सुनते होंगे कि यहाँ पे सूखा पड़ गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो गया, बाढ़ आ गया। बाढ़ हालांकि आते रहता है, वो भी नॉर्थ बिहार में। क्यों? क्योंकि ऊपर हिमालय पर्वत है, तो वहां से नदियां निकलती हैं, तो बाढ़ आने का चांसेस रहता है। बट ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा तबाही आ गई, ठीक है। तो ये नॉर्थ बिहार है, ये साउथ बिहार है। बीचों बीच गंगा नदी क्या करती है, बीचों बीच पास करती है। बिहार के बारे में तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहा जा सकता है, और लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। होप कि आपको इतनी सारी जानकारियाँ मिली होंगी, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। या हो सकता है कि इसमें से आप बहुत कुछ जानते होंगे ऑलरेडी, और बहुत कुछ अभी सुने होंगे, या फिर आपके लिए बिल्कुल नया होगा। तो आपको कैसा लगा ये पूरा बिहार के बारे में जान के? अपने व्यूज़, अपने विचार को कमेंट सेक्शन में रखें। और इस चैनल पे मेरे बहुत सारे लेक्चर्स डले हैं, उस लेक्चर्स को भी देखिए, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।